गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन क्लास 12th अभी तक हम पढ़ चुके हैं एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली एंड एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। ठीक है, तो ये कल हमने डिस्कस किए थे। आज जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। तो आज हम एक ऐसे सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे जिसके अंदर हम क्या है एक एसी सोर्स के साथ एक कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक सर्किट है जिसके अंदर हमने क्या है एक सोर्स ऑफ ईएमएफ लिया है और यहाँ पर एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फिगर है। सेकंड फिगर में हम उनके फेजर रिलेशनशिप को शो करेंगे और थर्ड में उनकी वेव फॉर्म को ड्रा करेंगे और थर्ड में हम फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो E है E विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF, कि हमारे पास जो EMF अप्लाई करेंगे उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसको हम E से नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें पता है कि जो EMF है इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसके इक्वल होती है E नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, 1 लिख सकते हैं। तो हम हर केस में जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम E से नोट करते हैं और वो क्या होती है E नोट साइन ओमेगा टी। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम हमारे सर्किट के अंदर EMF की वैल्यू क्या होगी उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ EMF। नाउ लेट I बी द करंट इन द सर्किट, कि I है हमारा जो करंट है वो है और जो Q है बी द चार्ज ओवर द कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट, और जो कैपेसिटर के अंदर चार्ज होगा उसको Q से नोट कर सकते हैं। तो हम मान सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल है डिफरेंस है अक्रॉस द कैपेसिटर उसकी वैल्यू क्या होगी Q/C। कैसे होगी, हमने फर्स्ट यूनिट में बताया था कि चार्ज गिवन टू ए कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। ठीक है, और हमने इसको लिख दिया था Q इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट CV रखा था। और अगर हम यहाँ पर देखें पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू क्या होगी Q/C। तो यही हमने Q/C से नोट किया है। तो ये क्या बता रहा है इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो हमें जो फर्स्ट यूनिट का जो रिलेशन था उसी को यूज़ करके ये इक्वेशन ड्रा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर नाउ द इंस्टेंटेनियस EMF ड्यू टू द सोर्स, जो सोर्स के कारण इंस्टेंटेनियस EMF है वो किसके इक्वल होगी इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। यानी अगर हम इस पोटेंशियल V की जगह क्या रख दें EMF लिख दें तो वो वैल्यू क्या होगी Q/C। ठीक है, अगर हम इसमें देखें Q की वैल्यू क्या होगी, Q की वैल्यू होगी EC, और हमें पता है C, और यहाँ पर E की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं E नोट साइन ओमेगा टी। तो हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन होगी। ओके, अब हम इस सेकंड इक्वेशन को अगर डिफ्रेंशिएट करें ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ चार्ज में कितना चेंज होगा और EMF में कितना चेंज होगा, तो हम उसके लिए क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर देंगे इक्वेशन 2 को। अब इसके अंदर जो Q है दैट विल बी dQ/dt, और यहाँ पर इस वैल्यू को dy/dt यानी डिफ्रेंशिएट कर दिया E नोट साइन ओमेगा टी। ओके, तो हमें पता है जो फ्लो ऑफ चार्ज है पर यूनिट टाइम वो किसके इक्वल होता है करंट। अगर चार्ज स्मॉल है तो टाइम क्या है स्मॉल, तो हम dQ/dt है इसको क्या लिख सकते हैं करंट I। और यहाँ पर जो C और E नोट है बोथ आर कॉन्स्टेंट, इन दोनों की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी। तो हम साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या लिखते हैं कोस ओमेगा टी इंटू में ओमेगा। ओके, अब यहाँ पर देखो जो थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। अगर मैंने I किसके इक्वल रखा E नोट, और ये ओमेगा C है, अगर मैं इसको 1/ओमेगा C लिख दूं, क्योंकि आपको पता है अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ओमेगा C ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे रहेगा, तो यही वैल्यू आ जाएगी। अगर हम ये इसको रीअरेंज करके क्या लिख दें E नोट बाई में 1/ओमेगा C, तो ये क्या आएगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओमेगा और C है मैंने इसको रेसिप्रोकल में 1/ओमेगा C की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर है जो कोस ओमेगा टी है यानी ये वैल्यू कोस ओमेगा टी है वो किसके इक्वल होगी साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये हम नहीं यूज कर सकते, कांट बी यूज्ड बिकॉज वी हैव टू कंपेयर करंट यानी I विद E नोट साइन ओमेगा टी,
और यहाँ पर जो साइन ओमेगा टी है वहाँ पर क्या है, प्लस वैल्यू है ओमेगा टी की, ना कि माइनस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर कोस थीटा को क्या लिख दें, साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख दें, साइन 90 प्लस थीटा। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, कोस ओमेगा टी की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, साइन 90 प्लस थीटा, या हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 90। ओके, क्योंकि हमें इनके बीच में फेज रिलेशनशिप शो करना है। ओके, अब हम इसके अंदर देखें करंट की वैल्यू क्या होगी, आई, और ये ई नोट, और ये 1/ओमेगा c है, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स सी। और यहाँ पर एक्स सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसको हम क्या बोलते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के द्वारा कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है, उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस के द्वारा नोट कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में क्या होगा, जो कोस ओमेगा टी है इसकी वैल्यू क्या रख दी हमने, कोस ओमेगा टी की वैल्यू क्या रखी, साइन थीटा प्लस 90। तो ये ओमेगा टी प्लस में π/2। ओके, और ये जो वैल्यू है ई नोट बाई एक्स सी, इसको लिख सकते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, साथ में साइन और ओमेगा टी प्लस में π/2। और यहाँ पर आई नोट क्या है, ई नोट बाई में एक्स सी, यानी पीक वैल्यू ऑफ ए सी करंट, यानी अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू क्या होगी। तो ये हमने इसको सेकेंड थर्ड इक्वेशन को हमने जो फर्स्ट इक्वेशन है उसी की फॉर्म में लिख दिया, और फेजर रिलेशनशिप की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ओके। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एक्स सी है वो क्या है, 1/ओमेगा सी, और आपको पता है ओमेगा क्या होता है बेटा, 2π में टी। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 2π और 1/t। आपको पता है फ्रीक्वेंसी एफ से भी नोट कर सकते हैं या न्यू से भी, NU न्यू। ठीक है, तो हमारे पास किसके कुल होते हैं, 1/टाइम पीरियड। तो यहाँ पे 1/टाइम पीरियड है, 1/t को लिखेंगे तो उसको न्यू की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ओमेगा है उसकी वैल्यू क्या होगी, 2π न्यू लिख सकते हैं, और साथ में c है तो c लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो XC है इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब हम इसके स्पेशल केस की बात करते हैं। फॉर DC सर्किट XC की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0। अगर DC के लिए फ्रीक्वेंसी देखें वो क्या होती है, 0। तो यहाँ पर हमारे पास समथिंग बाय 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट। यानी कैपेसिटर को अगर हम DC के लिए यूज़ करेंगे तो वो DC को ब्लॉक कर देता है, यानी कभी भी कैपेसिटर का यूज़ DC सर्किट के लिए नहीं होता। ठीक है, अब बात करते हैं AC सर्किट में कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। अगर हम फ्रीक्वेंसी देखें वो क्या होती है, AC के लिए लार्ज होती है। लार्ज का मीनिंग है इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और आपको पता है मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी AC के लिए क्या होती है, 50 हर्ट्ज़, जो कि बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ये वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। यानी कैपेसिटर क्या करेगा, ईजिली अलाउ करेगा, यानी AC को अपने अंदर से आसानी से पास होने देता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में यहाँ से कॉन्सेप्चुअल टाइप में पूछ लेते हैं, तो आपको 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, E = E नोट साइन ओमेगा टी, और इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, I = I नोट साइन ओमेगा टी प्लस में π/2। अगर हम यहाँ पर देखें तो दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पर π/2 का फेज एंगल होगा। ठीक है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन फिगर 2 है शोज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग EMF एंड करंट। अगर हम देखें यहाँ पर जो एक ग्राफ के द्वारा यहाँ पर EMF या करंट की वैल्यू को शो करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या है, अल्टरनेटिंग EMF है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t। और यहाँ पर जो करंट है, करंट क्या करता है बेटा, 90 के एंगल से लीड करता है। यहाँ पर देखो 90 के एंगल से लीड करेगा, तो हम करंट की वैल्यू क्या है ऊपर से शो करेंगे, और यहाँ पर क्या है 90 के एंगल से वो लीड करेगा। लेकिन उसकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, यानी उसकी वैल्यू अगर हम पीक वैल्यू देखें तो वो करंट EMF की वैल्यू से थोड़ी सी स्मॉल होगी। ठीक है, तो हम इसको दिखा सकते हैं। इसके बाद है जो इक्वेशन 3 है वो क्या है, फेजर डायग्राम को शो करता है। अब फेजर डायग्राम हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास है
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, हम किसी भी टाइम टी पर देखें तो ईएमएफ की वैल्यू क्या है, ये है। और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, या थीटा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट है उसकी वैल्यू क्या करेगी, लीड करती है किसकी वैल्यू को, ईएमएफ की वैल्यू को। कितने एंगल से, 90 या π/2 के एंगल से। ओके, अब बात करते हैं यूनिट्स ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी एक तरह का रेजिस्टेंस है तो हम इसको भी किस में मेजर करेंगे, ओम में। ठीक है, तो हम एक्स सी की वैल्यू क्या लिखते हैं, 1/ω_c, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया था। और आपको पता है ओमेगा क्या होता है बेटा, 2π/t। ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर 2π/t, और 2π क्या है, एक एंगल है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा, और t का क्या होगा, सेकंड। तो सेकंड क्या करेगा, यहाँ पे ओमेगा बाय में है, यानी नीचे है, तो ये सेकंड, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, 1/2, और सेकंड ऊपर चली जाएगी। और कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटेंस को फैरेड में मापते हैं, तो ये सेकंड/फैरेड लिख सकते हैं। या हमें पता है जो सेकंड, और आपको पता है फैरेड, फैरेड को अभी क्या लिखा था बेटा हमने, यानी सी, कैपेसिटेंस को क्या लिखा था अभी, Q/V, यानी कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट में लिख सकते हैं। तो वोल्ट सेकंड ऊपर चला जाएगा, और कूलम को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है करंट, करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर हम चार्ज की वैल्यू, कूलम की वैल्यू देखें, क्या होगा, करंट इनटू में टाइम, यानी करंट को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, और टाइम को सेकंड में, तो हम एम्पियर सेकंड लिख देंगे। या हम इसको देखें तो ये वैल्यू क्या होगी, ओम के लिए होगी, क्योंकि सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट। और आपको पता है V = क्या होता है, IR। और हम देखें अगर R की वैल्यू क्या होगी, V/I, यानी V को वोल्ट से लिख सकते हैं और करंट को एम्पियर से। तो हम अगर इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वही यूनिट होगी किसकी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस या XC की वैल्यू। ओके, I hope you understand all the topic and can do it very easily. Okay, thank you.